नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली मेट्रो से, जहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रपोजल को अग्री कर गया है और अब दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन टर्मिनल 1 को भी कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर टोटल 3 टर्मिनल्स बने हुए हैं। टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 बिल्कुल पास में है, जबकि टर्मिनल 1 कुछ किलोमीटर दूर है। और अभी अगर लोगों को इनके बीच ट्रैवल करना होता है तो बाय रोड उनको जाना पड़ता है, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है। जहाँ पर टर्मिनल 1 को मेजेंटा लाइन सर्व करती है, जबकि टर्मिनल 3 को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सर्व करती है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड चाहती है कि गोल्डन लाइन, जो वैसे दिल्ली एरो सिटी तक बनने वाली है, उसी को ही टर्मिनल 1 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। जिससे होगा ये कि लोग डायरेक्टली टर्मिनल 1 से एरो सिटी तक जा पाएंगे और फिर एरो सिटी से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लेकर वो टर्मिनल 3 तक जा पाएंगे। बाय मेट्रो वो सभी टर्मिनल्स के बीच ट्रैवल कर पाएंगे। सीमलेस यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अभी इसी प्रपोजल को डीएमआरसी ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब डिसाइड ये हुआ है कि एरो सिटी मेट्रो स्टेशन को एक इंटरचेंज के रूप में तैयार किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भी दिल्ली से ही है, जहां पर दोस्तों आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए दिल्ली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 3 नए फ्लाईओवर्स बनाने जा रहा है और तीनों की फिजिबिलिटी स्टडी को लेकर टेंडर्स फ्लोट किए गए हैं। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा आउटर रिंग रोड के ऊपर कुछ की चौक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए फ्लाईओवर्स को बनाना जरूरी है और अभी उन्हीं पर ही फ्लाईओवर्स को लेकर फिजिबिलिटी कंडक्ट की जाएगी। एक फ्लाईओवर कांजावाला चौक से मंगोलपुर के बीच बनेगा, दूसरा केशवपुर डिपो से हैदरपुर के बीच बनेगा, जबकि एक और फ्लाईओवर सागरपुर से मायापुरी चौक के बीच बनाया जाएगा। अभी क्योंकि इनकी फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाएगी तो ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर सामने नहीं रखी गई है कि इनकी एग्जैक्ट कितनी लेंथ होगी और कहाँ से एग्जैक्टली ये बनेंगे, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर 10 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च किए जाने हैं। एक बार वो हो जाती है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जिन्होंने फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद मुंबई और बेंगलोर के बीच में सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को अप्रूवल दे दी है और अभी आप कह सकते हैं कि लोगों का ऑलमोस्ट 3 दशकों का वेट यहाँ पर खत्म हो रहा है। सो यूजुअली हमने देखा होगा कि हमारे बीच की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनके बीच में हाई प्रायोरिटी ट्रेन रेलवेज के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, यशवंतपुर सराय रोहिल्ला दुरंतो एक्सप्रेस। लेकिन मुंबई और बेंगलोर के बीच में ऐसा केस नहीं है, कोई भी हाई प्रायोरिटी ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट नहीं होती है। जो फास्टेस्ट ट्रेन इनके बीच में ऑपरेट होती है वो उद्यान एक्सप्रेस है, जो ऑलमोस्ट 24 घंटे के आसपास का समय लेती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो नई सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएगी वो 17 से 18 घंटे के आसपास का समय लेगी, या फिर इससे इवन कम समय ले सकती है। हुबली, धारवाड़, तुमाकुरू, इस तरह के लिमिटेड स्टेशंस को यहाँ पर स्टॉपेजेस के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। अभी अप्रूवल तो दे दी गई है, देखना ये है कि किस दिन पर इसको रोल आउट किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से ही है, जहाँ पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा गोरेगांव ओशीवाड़ा ब्रिज को लेकर सारी हडल्स क्लियर कर दी गई हैं और अभी उनका कहना है कि नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर अंदर इसका कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये बेसिकली केबल स्टेट ब्रिज होने वाला है, जो गोरेगांव को ओशीवाड़ा से कनेक्ट करेगा। एसवी रोड और लिंक रोड के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। एग्जिस्टिंग रोड्स के बिल्कुल ये पैरेलल बनेगा और क्योंकि गोरेगांव क्रीक के ऊपर से पास होने वाला था, तो इसी के चलते अलग अलग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पर चाहिए थी, जिसके लिए प्रोजेक्ट डिले होता चला गया। 2022 में इसको बनाने की प्लानिंग स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब फाइनली सारी हर्डल्स यहाँ पर क्लियर कर ली गई है। 542 मीटर की इसकी लेंथ होगी और उसमें से 238 मीटर का हिस्सा केबल स्टेट पोर्शन वाला होगा। 6 लेन का ये ब्रिज होगा, यानी कि हर साइड पर 3 लेन्स होंगी ट्रैफिक के लिए। कुल मिलाकर 418 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आएगा और अगले 3 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर के अंदर दूसरे एयरपोर्ट को लेकर प्लान्स रफ्तार पकड़ रहे हैं। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो इसकी साइट असेसमेंट रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास सबमिट कर देंगे। दोस्तों, कर्नाटका सरकार काफ़ी अग्रेसिवली बेंगलोर के अंदर दूसरे एयरपोर्ट को पुश कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि अगले 1 दशक के अंदर अंदर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सैचुरेट कर जाएगा। मोस्टली 2030 तक ये काम हो जाएगा। तो एज अ प्री प्लानिंग वो चाहते हैं कि नया एयरपोर्ट यहाँ पर तैयार कर दिया जाए, क्योंकि नए एयरपोर्ट को बनाने के लिए भी ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का समय उनको लगने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुल मिलाकर यहाँ पर 3 साइट्स असेस की हैं और काफ़ी हाई चांसेस है कि सारी की सारी साइट्स यहाँ पर सूटेबल होंगी नए एयरपोर्ट के लिए। इनमें से जो भी साइट ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल होगी वहीं पर ये नया एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। अगली दोस्त अपडेट मुंबई मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रो के लाइन 2B को कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और अब इसे किसी भी दिन इनॉग्रेट किया जा सकता है। दोस्तों, मुंबई मेट्रो की लाइन 2B पहली मेट्रो लाइन होगी मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स में। वैसे तो ये लाइन ESIC नगर से मंडाले तक बन रही है, लेकिन मंडाले से डायमंड गार्डन तक का पार्ट इसका फेज 1 के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसकी लेंथ अराउंड 5.5 किलोमीटर की है और वही अभी पूरी तरह से तैयार है ऑपरेशंस के लिए। मंडाले, मानकुर्द, BSNL, शिवाजी चौक और डायमंड गार्डन, इन 5 जगह पर मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं,
कोई डेट तो भी फाइनल नहीं की गई है कि कौन से दिन पर इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर को ये लोगों के लिए खोल दी जाएगी। अगली 2 अपडेट चाइनीज़ कंपनी टीपी लिंक से है, जो भारत के अंदर उनकी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने जा रहे हैं और इसके लिए वो 100 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों टीपी लिंक के बारे में मोस्ट प्लेयर जानती होंगी क्योंकि काफ़ी बड़ी नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। भारत के अंदर भी इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लेकिन जब से भारत सरकार ने चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसके बाद से ये कंपनी भारत के अंदर उनके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। ऑलमोस्ट 92% इनके प्रोडक्ट्स जो भारत में बिकते हैं लोकली प्रोड्यूस किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। अब ये चाहते हैं कि अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर ये नंबर 96 से 97% तक पहुंच जाए। इसके अलावा ये भारत से एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं और यही मेन कारण है कि ये इनकी पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। पहले 2 साल डोमेस्टिक मार्केट को ये कैटर करेंगे और फिर उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी स्टार्ट किए जाएंगे। फिलहाल इनका कहना है कि 3 अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन सी स्टेट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाती है। अगली 2 अपडेट हमारी रेलवेज़ को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों डीएफसीसीआईएल के द्वारा पहली बार पैसेंजर ट्रेन को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर परमिट किया गया है रन करने के लिए और पहली पैसेंजर ट्रेन इनफैक्ट यहाँ पर ऑपरेट भी कर ली गई है। दोस्तों आप जानते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को सिर्फ फ्रेट ट्रेन के लिए ही बनाया गया है, पर अभी क्योंकि देश के अंदर फेस्टिव सीजन चल रहा है तो रेलवेज को हजारों में एडिशनल ट्रेन ऑपरेट करनी पड़ रही है। उसी को मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट करना पड़ा था। हालांकि दोस्तों ये एक एम्प्टी रेक था और ऐसा नहीं है कि रोज रोज यहाँ पर ट्रेन ऑपरेट की जाएंगी। इस रेक को बेसिकली मूव किया जा रहा था उसकी रिटर्न जर्नी के लिए। स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं बताई गई है कि कहाँ पर ये काम हुआ है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ये काम हुआ है और अभी क्योंकि फेस्टिव सीजन चल ही रहा है तो इस रश को मैनेज करने के लिए आगे भी ऐसा काम किया जा सकता है। अगली 2 अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों गाजियाबाद के अंदर यशोदा मेडिसिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका इनोवेशन करते हुए इसको कमर्शियल यूज के लिए ओपन किया गया है। तो दोस्तों ये मेडिसिटी स्पेसिफिकली इंदिरापुरम में बनकर तैयार हुई है, जहाँ पर कई सालों से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसमें 22 मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर्स, 10 से ज़्यादा एडवांस एंडोस्कोपिक सूट्स और 250 से ज़्यादा मॉड्यूलर आईसीयू सेटअप किए गए हैं। 1200 बेड्स की कैपेसिटी इसकी बताई गई है और ओवरऑल 65 से ज़्यादा मेडिकल स्पेशलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होंगी। 430 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है और अभी इसके कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगली 2 अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा लैंड एलोकेशन स्टार्ट कर दिया गया है पचपद्रा पेट्रो जोन के अंदर और यहाँ पर उनका कहना है कि 200 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों पचपद्रा वही लोकेलिटी है जहाँ पर एचपीसीएल की नई रिफाइनरी बनकर तैयार हो रही है। अभी क्योंकि रिफाइनरी ऑलमोस्ट तैयार है ओपनिंग के लिए, तो इसी के चलते बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि उनको लैंड एलोकेट की जाए, क्योंकि वो यहाँ पर पॉलीमर बेस्ड यूनिट्स को सेटअप करना चाहते थे। पचपद्रा को चुनने का उनका मेन कारण ये था कि रिफाइनरी के जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स होंगे उनको वो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी कारण से बिल्कुल इसके बगल में लैंड डिमांड की जा रही थी। इसको देखते हुए रिको राजस्थान ने स्विफ्टली यहाँ पर लैंड एलोकेशन स्टार्ट कर दिया है और अभी क्योंकि अच्छे खासे प्रपोजल्स उनको मिल रहे हैं, तो उनका कहना है कि आगे चलकर इस पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज भी सेटअप की जाएंगी। आखिरी अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया है 223 एकर्स ऑफ लैंड के लिए और यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा अब उनकी ड्रोन फैक्ट्री को सेटअप किया जा सकता है। तो दोस्तों ये लैंड स्पेसिफिकली मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दी गई है नागपुर के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इस कंपनी के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस इस्तेमाल करने वाली हैं, जो स्पेसिफिकली डिसाइड किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं और मेनली उन्हीं ड्रोन्स के प्रोडक्शन के लिए ही ये ड्रोन फैक्ट्री यहाँ पर बनकर तैयार होगी। 12,800 करोड़ रुपये इसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये करने वाले हैं और एक बार ये भी फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है तो 6,800 के आसपास नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।